आरएसएस इतनी ही अच्छी है तो उसको Z+ सिक्योरिटी में रहने की क्या जरूरत है मोहन भागवत को, या आज उसके कार्यालय को किस प्रकार की चिंता थी जो वहां पे अभी CISF की फोर्स लगा दिया है और असंख्य पुलिस बल लगा दिया है। हमारे आप बातों को, हमारी आवाज को आप हमारे प्रोग्रामों में नहीं उठने देंगे तो हम सड़कों पर आकर के, मैदानों में आकर के, हम फिर घर में घुस करके हम अपनी आवाज उठाएंगे। इस समय सरकार बीजेपी की है और बीजेपी की सरकार का जो रिमोट कंट्रोल है, जो मॉनिटरिंग पावर है, जो उसको हैंडल करता है, वो आरएसएस है। उसके पीछे की जड़ आरएसएस है। तो हमने सोचा बच्चों को क्या पकड़े, बाप को ही पकड़े। सारी बदमाशी तो बाप कर रहा है ना, तो बाप को ही डायरेक्ट घेरते हैं। जब बाप को घेरेंगे तो बच्चे अपने आप लैंड पर जाएंगे, उनको अपनी औकात समझ में आ जाएगी। नागपुर में उपस्थित हूँ और मेहतराम द्वारा कहा गया था कि उनके जिस तरह कटक उड़ीसा में उनके कार्यक्रम को जिस तरह गैर संवैधानिक तरीके से उन कार्यक्रम को उनका पाबंदी लगाई गई थी, उसी के विरोध में यहाँ पवन मेहतराम जी ने कहा था कि हम लाखों लोगों को आरएसएस हेडक्वार्टर पर लेकर जाएंगे उसके बंदोबस्त करने के लिए। तो इसी विषय पर बात करेंगे। हमारे साथ सरदार जी हैं, कहाँ से आए हुए हैं? सबसे पहले सर आपका परिचय। सर मैं हरविंदर सिंह खालसा मुंबई से आया हूँ जी। और ये जो सरकार के द्वारा सरकार को वापर के हमारा मूलभूत हक अधिकार, हमारी आवाज़ बंद करने की जो कोशिश सरकार ने किया है, हमारे राष्ट्रीय अधिवेशन को ना होने देना, हमारे जनता में जागृति ना होने देना, और इसके पीछे सरकार के पास इतना दम कहाँ से आया, क्योंकि वो हमारी वोट की वैल्यू को जीरो बना चुके हैं। और वोट की वैल्यू को जीरो बनाना सबसे बड़ा कारण जो है वो ईवीएम है। और ईवीएम के साथ जो दलाल नेता हमारे चुन के जा रहे हैं, वो संसद में या विधानसभा में हमारे लोगों के लिए, हमारे हक अधिकार के लिए नहीं बोलते हैं या उनको बोलने का परमिशन नहीं है। तो फिर ऐसे में किसान, मजदूर और जवान अपने हक और इसकी बात कहाँ पर करेंगे? तो ये आवाज़ बंद करने की कोशिश जो है अब इस मैदान से दूसरी बार बोल रही है कि आप जितनी आवाज़ दबाने की कोशिश करोगे उतने लोग सड़कों पर आएंगे। आप सरकारों को टूल बना के यूज़ कर रहे हो। बदनाम मोदी या अमित शाह नाम की सरकार होती है, बदनाम बीजेपी होती है, लेकिन उसके पीछे, इसके बीजेपी और कांग्रेस के पीछे, आम आदमी के पीछे खड़ी आरएसएस जो है वो हमेशा साफ निकल जाती है। क्योंकि सर, जिस तरह आरएसएस को पावरफुल बताया जाता है और बताया जाता है कि 100 साल उसके पूरे हो गए, बड़े पैमाने पर उसका कार्यक्रम लगाए गए 100 साल पूरे होने पर, और देखने को मिला कि प्रधानमंत्री जी उसको एनजीओ बताते हैं। इसको लेकर किस तरह देखते हैं? देखिए, बड़ा बताया जाना आपके बातों से ही साफ आ गया कि सरकार आरएसएस के काम कर रही है, उसके कार्यक्रमों में पैसा लगा रही है, उनको बगैर किसी जरूरत के आरएसएस के मुखी को सुरक्षा दे रही है। अगर आरएसएस इतनी ही अच्छी है तो उसको Z+ सिक्योरिटी में रहने की क्या जरूरत है मोहन भागवत को, या आज उसके कार्यालय को किस प्रकार की चिंता थी जो वहां पे अभी CISF की फोर्स लगा दिया है और असंख्य पुलिस बल लगा दिया है। हमारे आप बातों को, हमारी आवाज को आप हमारे प्रोग्रामों में नहीं उठने देंगे तो हम सड़कों पर आकर के, मैदानों में आकर के, हम फिर घर में घुस करके हम अपनी आवाज उठाएंगे। बहुत सारे जो सिख समुदाय के लोग हैं वो भी पगड़ी पहन के तो आरएसएस में जाते हैं, लेकिन उनके लिए क्या संदेश भेजेंगे सर आप? देखिए, कोई भी सिख है, अगर सिख विचारधारा को समझता है तो वो आरएसएस के किसी भी कार्यालय में जाएगा नहीं या किसी भी उसके प्रोग्राम में जाएगा नहीं। और दूसरी बात है, अगर कोई बुलाए तो बुलाने पर किसी को कोई मना नहीं कर सकता। एक तो वो तरीका होता है, और दूसरा, अगर कोई बिक गया है, जिसकी जमीर बिक गई है, जो आरएसएस से किसी प्रकार का फायदा चाहता है या जो उससे किसी प्रकार का समर्थन चाहता है, तो ऐसे लोग जाएंगे। और ऐसे लोगों को मेरी विनती है, वो पगड़ी में सिर फंसाए हुए वो लोग हो सकते हैं, लेकिन वो लोगों को आप सिख मत कहिए, सरदार भी मत कहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी।
आरएसएस हेडक्वार्टर जो घेरने की बात की गई थी वामन मेश्राम ने, जिस तरह उनके कार्यक्रम को कटक उड़ीसा में रोका गया, उसके बाद जो कार्यकर्ताओं में विरोध देखने को मिला। इस वक्त आरएसएस हेडक्वार्टर घेरने के लिए बड़े पैमाने पर कार्यकर्ता देश भर से नागपुर में उपस्थित हो चुके हैं। तो हमारे साथ कुछ साथी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। कहाँ से आए हुए हैं सर आप? सर मैं आगरा उत्तर प्रदेश से आया हूँ और ये जो संगठन है भारत मुक्ति मोर्चा, जिसके नेतृत्व में और माननीय वामन मेश्राम साहब जो मूल निवासी नायक है हमारे, उनके आह्वान पर हम लोग सब इस इंदौरा मैदान नागपुर में इकट्ठा हुए हैं। जी सर, जिस तरह आरएसएस को 100 साल पूरे हुए और देश का सबसे ताकतवर संगठन बताया जाता है आरएसएस को, जी। तो आरएसएस हेडक्वार्टर घेरने की आप लोगों ने जरूरत किया, बड़े पैमाने पर प्रशासन भी उपस्थित है, तो किस तरह की तैयारी है आप लोगों की? आरएसएस एक आतंकवादी संगठन है और ऐसा हम नहीं कह रहे हैं। इसके पीछे पहले भी कई बार उन ऐसे फिगर्स, ऐसे सबूत, डॉक्यूमेंट, एविडेंस पाए गए हैं जो देश को दीमक की तरह ये चाटने पर लगे हुए हैं। ऊपर का आवरण कुछ और दिखाई देता है और अंदर कुछ और चीजें दिखाई देती हैं। और केवल इतना ही नहीं, आरएसएस एक इलीगल संगठन है, लीगल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। जबकि हम जिस संगठन के कार्यकर्ता यहाँ इकट्ठा हुए हैं, जिसके पीछे बामसेफ है, जो समाज का एक बहुत बड़ा पढ़े लिखे बुद्धिजीवी इंटेलेक्चुअल लोगों का संगठन है, जो एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, जो संविधान के मूलभूत सिद्धांत और उनके अधिकारों के तहत काम करता है, जो लीगल संगठन है। तो लीगल संगठन के किसी भी कार्यक्रम को रोकना एक इलीगल संगठन का हक नहीं बनता है। अगर आर्टिकल 19 ने जो मौलिक अधिकार हमको दिया है, वही मौलिक अधिकार उनको भी दिया है, जबकि वो इलीगल तरीके से काम कर रहे हैं। तो ये जवाब हमको उनसे चाहिए। जो कटक उड़ीसा में एक भव्य अधिवेशन हमारा हर साल की भांति होने जा रहा था, इस साल भी लाखों की जनसंख्या में वहाँ डेलीगेट्स इकट्ठा होने वाले थे। हमारी जानकारी के मुताबिक जो हमें पता चला है कि करीब हमारा 2 से 2.5 करोड़ रुपए का जो एक्सपेंसेस था, जो बर्बाद हो गया, जो पैसा हमारा बेकार चला गया। लाखों लोग का ट्रेन, फ्लाइट का टिकट, बस का टिकट, सब लोगों को बीच में ही वापस जाना पड़ा। तो ये बहुत बड़ा एक सामाजिक, आर्थिक और हमारी क्षति पहुंची है। इससे हम बहुत ज्यादा आहत हुए हैं। और आहत हमारा कोई व्यक्तिगत होना नहीं है, बल्कि सामाजिक और राष्ट्रहित का आहत होने का मतलब यह है कि हमारे मूलभूत जब अधिकार ही नहीं बचेंगे तो फिर हम अपनी आवाज कैसे उठाएंगे? सर, जिस तरह देखने को ये मिला कि जैसे बता रहे हैं करोड़ों रुपए लगे, और आरएसएस हेडक्वार्टर को ही चुनना क्यों पड़ा? आप संसद भवन जा सकते थे, बीजेपी कार्यालय को घेर सकते थे, तो आरएसएस हेडक्वार्टर ही क्यों? आरएसएस हेडक्वार्टर इसलिए चुना है क्योंकि संसद, अगर आप असेंबली घेरते, अगर दिल्ली जाते या विधानसभा घेरते या अलग अलग स्टेटों की विधानसभा को हम लोग घेरते, तो कि इस समय सरकार बीजेपी की है और बीजेपी की सरकार का जो रिमोट कंट्रोल है, जो मॉनिटरिंग पावर है, जो उसको हैंडल करता है, वो आरएसएस है। उसके पीछे की जड़ आरएसएस है। तो हमने सोचा बच्चों को क्या पकड़े, बाप को ही पकड़े। सारी बदमाशी तो बाप कर रहा है ना, तो बाप को ही डायरेक्ट घेरते हैं। जब बाप को घेरेंगे तो बच्चे अपने आप लैंड पर जाएंगे, उनको अपनी औकात समझ में आ जाएगी। तो ये कार्यक्रम इसी उद्देश्य से हो रहा है। तो आप लोग अभी कुछ देर में निकलने वाले हैं क्या? हाँ, ये पूरा कारवा आप देख सकते हैं, पूरा मैदान खचाखच भरा हुआ है। ये अभी केवल 2 गुना भीड़ है, अभी 10 गुना भीड़ हमारे चारों तरफ शहरों में है और लोग बड़ी संख्या में। और मुझे लगता है कि 2-3 घंटे बाद शाम तक पूरा नागपुर जाम हो जाएगा, पैर रखने के लिए जगह नहीं बचेगी। बहुत विशाल, इतिहास का सबसे बड़ा, और किसी की औकात नहीं है। सर, मैं इस वाइट के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं जो शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये जानबूझ के इस्तेमाल कर रहा हूँ कि किसी की औकात नहीं है। क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पे, फूले शाहू अम्बेडकर के नाम पे संगठन काम करते हैं। मैं उनको भी इस वाइट के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि महापुरुषों का अवलोकन करने से ज्यादा अच्छा है वास्तविक लड़ाई पे आ जाओ, वास्तविक लड़ाई पे आ जाओ, वरना आने वाली पीढ़ियां आपको माफ नहीं करेंगी। कल आपसे सवाल पूछेंगी कि आपने अधिकार केवल खाने के लिए लिए, मलाई चाटने के लिए लिए, जब बचाने की बात आई, उनकी सुरक्षा और संरक्षण की बात आई, तो आप कहीं दिखाई नहीं दिए। और उनसे भी कहना चाहता हूं, जो सोशल मीडिया पे केवल रील्स और वीडियो या आपके स्टोरीज पर लगा देते हैं बाबा साहब का या महापुरुषों का, तो उससे उठकर आइए, उससे ऊपर उभर कर आइए, समाज को उठाइए और समाज के लिए निकल कर आइए, मैदान में आइए। और जब तक मैदान जंग में हम लोग ये लड़ाई नहीं लड़ेंगे, इस वैचारिक लड़ाई को नहीं लड़ेंगे, तब तक हमारी किसी भी समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।